हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो चलाए गए हमारे कई सारे महापुरुषों के द्वारा, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कई सारे महापुरुष यहाँ पे हैं। राजा राम मोहन राय हैं, ज्योतिराव फूले हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, रामास्वामी पेरियार नायकर हैं। ऐसे कई सारी पर्सनालिटीज ने सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए हैं। इनके बारे में आज बात करेंगे। सबसे बड़ा फोकस हमारा होगा आज राजा राम मोहन राय पे। देखिए, राजा राम मोहन राय साहब के बारे में बात करें, सबसे पहली बात तो इनके बारे में ये जानना है आपको। ही इज कॉल्ड एज ए फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। भारत के पहले आधुनिक पुरुष माने जाते हैं बिकॉज इनकी जो सोच है वो काफ़ी इवॉल्व सोच थी। सोचो उस समय जब लोग परंपरागत रूढ़ियों में इतने मस्त थे, मतलब या तो इतने बिजी थे, उस समय राजा राम मोहन राय ने जो परंपरागत रूढ़ियाँ हैं उससे अलग होकर एक नया थॉट प्रोसेस डेवलप किया, जो काफ़ी बड़ी बात थी। आप सोचिए कि सती प्रथा उस समय कितनी प्रिविलेंट थी। जिस समय जो प्रथाएं होती थी, इस तरह से जो कर्मकांड होते थे, उसके विरोध में बोलना एक बड़ी बात होती थी, क्योंकि लोगों को समाज का एक बहुत बड़ा सोशल बाइकआउट झेलना पड़ता था। उस समय राजा राम मोहन राय ने कहीं ना कहीं उनके जो प्रयास थे वो काफ़ी यूनिक थे। 1828 में आपने ब्रह्म समाज की स्थापना किया कलकत्ता में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ में उन्होंने हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करने के लिए काम किया। और सबसे बड़ी बात है, इनका जो फोकस था वो मोनोथेइज्म पे था। मोनोथेइज्म का मतलब है एक ईश्वरवाद का सिद्धांत। मतलब जो ये रहता है ना कि हमारा ये धर्म है, ये ईश्वर है, मतलब इनका कहना ये है कि सभी का ईश्वर एक है। और ये काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है। इससे कहीं ना कहीं जो अलग अलग धर्म है उनके बीच में जो मतभेद है वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं। 1772 में इस महापुरुष का जन्म होता है हुगली जिले में, जो कि बंगाल में है। आपने दो महत्वपूर्ण चीज़ों को फोकस किया। पहला, फ्रीडम ऑफ थॉट, मतलब इंसान की जो थॉट प्रोसेस है वो फ्रीडम होना चाहिए, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वच्छंद, स्वतंत्रता। और दूसरा है रेशनलिटी। रेशनलिटी आज के युग में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई काम आप करते हैं तो आपके अंदर ये सोचने की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। यह सपोज करिए, यदि आप कोरोना को खत्म करने के लिए थाली बजा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए थाली बजाने का बेनिफिट क्या है। तो कहीं ना कहीं जो रेशनलिटी है, ये सोचिए उस समय के जो महापुरुष हैं उन्होंने इतने बड़े लेवल पे किया। लेकिन आज की डेट पे हम लोग वापस से रिवर्स कंडीशन में जा रहे हैं। हमारे अंदर जो रेशनलिटी का थॉट है, जो एक आर्गुमेंट, एक कहते हैं ना क्वेरी क्रिएट करने का, एक क्वेश्चन में जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेरी आनी चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं। तो ये जो रेशनलिटी है, एज ऑफ नाउ समाज की जरूरत है कि समाज को इसमें जरूर एक बार सोचना चाहिए। नाउ राजा राम मोहन राय साहब के बारे में बात करें तो आपने बहुत सारे, चूंकि जो इंसान इतना थॉट प्रोसेस रखता है, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारी स्टडी की होती है। और वैसे भी कहते हैं यदि किताबों को अपना दोस्त बनाते हैं तो आपकी जो लाइफ है वो अलग तरीके से चलती है। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की स्टडी की। इवनली जो बाइबल है, मुस्लिम टेक्स्ट है, उसकी भी स्टडी की। हिंदू टेक्स्ट जो है उसकी स्टडी तो किया ही, लेकिन साथ में जो मुस्लिम या क्रिश्चियन टेक्स्ट हैं या उनके जो पवित्र किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उनकी भी स्टडी किया। लैंग्वेज की बात करें, बहुत सारी लैंग्वेज में इनके पास एक्सपर्टीज था, जैसे इंग्लिश है, संस्कृत है, पर्शियन है, अरेबिक, हेब्रू, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक। तो जैसे किसी इंसान के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर एक्सपर्टीज आता है तो अपने आप एक उनको उस कल्चर के बारे में पता चलता है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए मेरे पास तमिल जो लिटरेचर है, तमिल लैंग्वेज के बारे में मेरा एक पास एक्सपर्टीज हो, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी कि मैं तमिल जो लिटरेचर है, तमिल का जो कल्चर है, उसको बहुत ही आसानी से मैं समझ सकता हूँ। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट राजा राम मोहन राय साहब ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है, तो आप जानते हैं 1828 में। इसके पहले उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया था 1815 में, और उसके ठीक कुछ सालों बाद, मतलब तकरीबन 13 साल बाद, आपने ब्रह्म समाज की स्थापना किया अगस्त 1828 में। नाउ इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात बोली मोनोथेइज्म, मतलब एक ही ईश्वरवाद के सिद्धांत की बात करी। आपने बोला देयर इज ओनली वन गॉड। जब ऐसी बात करते हैं तो यहां पर एक थॉट प्रोसेस आपके अंदर पैदा होता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, पारसी, कुछ भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच में जो मतभेद होते हैं कि ये मेरा भगवान है, तुम्हारा भगवान है, ये जो मतभेद होते हैं कहीं ना कहीं कम होते हैं। और यहां पे राजा राम मोहन राय का जो थॉट प्रोसेस है काफी डेवलप था। आपने इवनली देखा जाए, उपनिषद है, बाइबल है, कुरान, इन सभी की स्टडी किया। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ब्रह्म समाज की बात करें, बाद में ब्रह्म समाज का नाम ब्रह्म समाज आता है देवेंद्रनाथ टैगोर साहब के टाइम में। देवेंद्रनाथ टैगोर साहब बाद में ब्रह्म समाज में बेसिकली ये ज्वाइन करते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब के पिताजी हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। इनके जो प्रयास हैं, ब्रह्म सभा के जो प्रयास हैं, ब्रह्म समाज के जो प्रयास हैं, 1828 में आपने ब्रह्म सभा की स्थापना किया, किसने? राजा राम मोहन राय साहब ने। और उनके प्रयासों के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण फोकस उनका सती प्रथा के अंत के लिए था। सती प्रथा एक ऐसी, एक कह सकते हैं बहुत ही अमानवीय
जो हमारे समाज में पाखंड था वो एक बहुत ही पेनफुल था। सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा थी कि यदि किसी औरत का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो औरत के हस्बैंड को तो ऑब्वियस बात है उसको चिता में रखेंगे, लेकिन उसके साथ में उस औरत को भी चिता में रख दिया जाता था जिंदा। सोचिए, जिंदा जला दिया था। इतना घिनौना कांड हमारे समाज में होता था। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो मध्यकाल है ना, उसे डार्क एज बोलते हैं, हिस्ट्री का डार्क एज। मतलब कहते हैं ना एक बहुत ही, दैट्स वेरी पेनफुल थिंग। एनीवे, तो सती एबोलिशन एक्ट के लिए प्रयास किया आपने और फाइनली सती एबोलिशन एक्ट 1829 में ब्रिटिश उस समय गवर्नर जनरल थे। हालांकि विलियम बेंटिक को मैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बोलूंगा पहले, क्योंकि पहले उस समय 1829 के टाइम में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे। और बाद में एक एक्ट आता है 1833 का, उसके बाद में इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो ये ट्रांजिशन आप याद रखेंगे, 1829 के टाइम में उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, लेकिन 1833 के एक्ट के द्वारा इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और इसीलिए आपको पता होना चाहिए भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं विलियम बेंटिक को। भारत का यदि हम पहला वाइसराय की बात करें तो बोलते हैं लॉर्ड। प्लीज डू कमेंट दिस वन, कैरिंग, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पे ब्रह्म समाज की बात करें, ब्रह्म समाज का फोकस क्या था? इन्होंने चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के प्रयास किए, जो बाल विवाह है, फीमेल इन्फेंटिसाइड। क्योंकि हमारे समाज में लोगों को क्या लगता है कि जो बेटा है वो बेसिकली वंश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। तो यहां पर क्या होता है, कई बार यदि बेटा नहीं हुआ तो फीमेल इन्फेंटिसाइड स्टार्ट हो गया था। मतलब जो इन्फेंट बच्चे, गर्ल्स चाइल्ड है, उनकी हत्या कर देना। दिस इज द वेरी पेनफुल थिंग। तो कहीं ना कहीं उसके लिए प्रयास किया, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा किया, लोगों को बताया कि इस तरह से भेदभाव जो कर रहे हैं आप, ये अच्छी बात नहीं है। विडो मैरिज, विधवा की बात करें, विधवाओं की जो कंडीशन है काफी खराब थी, तो आपने विधवा पुनर्विवाह के लिए भी प्रयास किए। और इसके अलावा फीमेल एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। यदि फीमेल को आप एम्पावर करना चाहते हैं या उनको इक्वलिटी दिलाना चाहते हैं तो जरूरत है फीमेल एजुकेशन की। एम्पावरमेंट कम्स थ्रू द एजुकेशन। वैसे भी कहते हैं शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वही गुर्राएगा। एजुकेशन इज द फाउंडेशन। और लास्ट है वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी। सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे समाज में वुमेन्स की। यदि हम बात करें तो वुमेन्स को पहले देखा जाए तो वुमेन्स को राइट्स इनहेरिट करने का अधिकार नहीं था। जैसे देखिए तो यदि हम एक घर में यदि दो बच्चे और दो बच्चियां होती हैं, एक बच्चा एक बच्ची है, तो बच्ची को बेसिकली, बेटी को यहां पे जो माता पिता की जो प्रॉपर्टी उसमें हक नहीं मिलता था। एज ऑफ नाउ हक दे दिया गया है। आपको पता होना चाहिए आज की डेट पे जो प्रॉपर्टी है उसमें बेटी और बेटी दोनों का हक होता है माँ बाप की प्रॉपर्टी में। तो ये बात उस समय से स्टार्ट कर दिया गया था, वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी। हालांकि राइट टू प्रॉपर्टी में आज भी बेटी और बेटी दोनों का हक होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो यहां पर गलती कर देते हैं। वो दहेज तो दे देते हैं लेकिन प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देते। तो मैं कहना चाहूंगा यदि आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप दहेज ना दें, लेकिन बेटी को यदि आप प्रॉपर्टी में हिस्सा देते हैं तो कहीं ना कहीं जो इक्वलिटी वाला जो एंगल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई पैसे का लोभी होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो इक्वलिटी की जो बात करते हैं वो यहां पर इंश्योर की जा सकती है। एनीवे, आपने बहुत सारी चीजें और भी बोली। इक्वलिटी ऑफ मैनकाइंड, आपने बोला कि जो इंसान है उसको इक्वलिटी का दर्जा मिलना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे समाज में एक वर्ण व्यवस्था ऐसी प्रचलित है जिसके अंतर्गत किसी एक वर्ग को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है, किसी एक वर्ग को बहुत नीचा दर्जा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपने जो ब्राह्मणिज्म है उसकी सुप्रीमेसी में भी एक स्ट्राइक किया। इन्होंने बोला कि हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। कास्ट सिस्टम की बात करें तो कास्ट सिस्टम के लिए आपने बोला कि ग्रेटेस्ट हर्डल है, समाज के विकास के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और आज भी हम इस समस्या को कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं। इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट किया और साथ में इन्होंने एक अच्छा काम यह भी किया, एक मुस्लिम बॉय को अडॉप्ट भी किया। मतलब ना सिर्फ इंटरकास्ट बट की इंटर रिलीजियस जो चीजें हैं उसको भी इन्होंने सपोर्ट किया। नाउ राजा राममोहन राय साहब की बात करें तो इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की 1817 में। तो करोला जी आप याद रखेंगे 1815 का जो टाइम है काफी इंपॉर्टेंट है। 1815 में इन्होंने किसकी स्थापना की? 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, लेकिन 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की और यही बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता बन गया। हालांकि देखा जाए तो इसमें डेविड हरे ने भी काफी सपोर्ट किया। तो हालांकि डेविड हरे ने बाद में गर्ल्स के लिए स्कूल सेटअप किया था, लेकिन हिंदू कॉलेज की स्थापना में डेविड हरे ने भी कंट्रीब्यूशन दिया था राजा राममोहन राय साहब का। राममोहन राय साहब की बात करें, इनके और भी बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन है। जैसे पहला बंगाली वीकली इन्होंने स्टार्ट किया था, इसका नाम था संवाद कौमुदी। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा आता है कि बंगाली वीकली पहला
राजा राममोहन राय के द्वारा कौन स्टार्ट किया गया, तो यह है संवाद कौमुदी, इसको आप लोग याद रखेंगे। दूसरा यहाँ पे पर्शियन वीकली भी स्टार्ट किया था, एक साप्ताहिक अखबार स्टार्ट किया था जिसका नाम है मिरात उल अखबार। क्या नाम है? मिरात उल अखबार। और बाद में इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात है जो प्रेस की आज़ादी के लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए भी इन्होंने लड़ाई लड़ी। हालांकि आर्टिकल 19 के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ प्रेस इंश्योर किया आता है, यदि आप अपनी बातों को तो अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन दूसरे की बात को भी अभिव्यक्त करने का अधिकार प्रेस के माध्यम से दिया सकता है। और बाद में आपको बताना चाहिए राजा राममोहन राय साहब को राजा की उपाधि किसने दिया, ये कमेंट करके आपको नीचे बताना है। और बाद में आपका निधन होता है 1833 में। इस महापुरुष ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन कहेंगे कि राजा राममोहन राय आज भी अमर हैं, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए जो सजेशंस है समाज को, या उनके द्वारा जो दिया गया एक समाज को एक उपहार है, वो आज भी हम याद करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा डिस्कशन राजा राममोहन राय साहब के बारे में। कल डिस्कस करेंगे एक नए महापुरुष के बारे में। डिस्कशन को इस वाइड अप करते हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का। ये सेशन जो है अब कंटिन्यूअस चलेगा। मिलते हैं फिर, तब तक बाय एंड टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट बिलो। कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि आपका कोई रिक्वेस्ट है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक बाय एंड टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू।